हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है हमारी सांसें फूलने लगती हैं कि यार अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी फला सब्जेक्ट में इतना ही पढ़ा है, अभी तो कुछ तैयार ही नहीं हो रहा है। इस तरह की हज़ारों चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। और मैं ये बात सभी लोगों से कह रहा हूँ, ये कोई नया नहीं है। आप चाहे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या आप चौथी बार एग्ज़ाम दे रहे हो या पांचवी बार एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी के साथ होता है। अगर आपको ये एंजाइटी या डिप्रेशन ये इस तरह की चीजें आपको फील हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनको कैसे दूर किया जाता है, कैसे इनमें काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। यूपी पीसीएस 2024 में जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस कर लेते हैं चीजों का और एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं किस टाइप से एग्जाम इस समय ट्रेंड चल रहा है यूपीपीएससी का, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा मोटा मोटा ये है कि हम प्रश्न कहाँ से चुराएं, प्रीलिम्स में हम कैसे कम से कम प्रिपरेशन करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपना एक बढ़िया सा बैकअप बना के कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और हमारा मोटिव तो सिर्फ प्रीलिम पास करना है, क्योंकि इसका मेरिट से कोई लेना देना है नहीं। तो हमको सिर्फ प्रीलिम्स पास करना है और मेंस के लिए हमें अपना रास्ता खुला करना है। उसी के लिहाज से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, समझ लेना भाई, विषय, टॉपिक, कुल प्रश्न कितने पूछे गए, दो या अधिक तथ्यों वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, सही सुमेलित विकल्प वाले प्रश्न, एबीसीडी वाले प्रश्न, क्रम से व्यवस्थित करने वाले, चार विकल्पों को अलग अलग तथ्य वाले, सीधे उत्तर वाले। ओके, तो करंट अफेयर से अगर देखें तो लगभग 25 प्रश्न पूछे गए पिछली 2024 के एग्जाम में, जो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा था। 16 प्रश्न ऐसे थे जो दो या दो से अधिक कूट वाले थे। ए सही है, बी सही है, ए और बी सही है, इस टाइप से। ठीक है, 16 प्रश्न थे, एक लंबा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमारा काम हो सकता है। कथन और कारण वाले 2 प्रश्न थे। 5 प्रश्न ऐसे थे जिसमें एबीसीडी वाले यानी 4 चीजें दी गई थी, उसमें से हमें एक चुनना था। व्यवस्थित करने वालों में थे नहीं, इसमें थे नहीं। 2 प्रश्न ऐसे थे वन लाइनर टाइप के, सीधे आपको बताना है ए सही है, बी सही है, डी सही है। ठीक है, और इसमें 4 कूट वाले में क्या करना है, ए को 2 से मिलाना है, बी को 3 से मिलाना है, ऐसे करने वाले थे। प्राचीन भारतीय इतिहास से कुल 30 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 2 प्रश्न 2 से अधिक कूट वाले थे और 1 प्रश्न ऐसा था जो क्रम व्यवस्थित करने वाला था। ओके, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से 6 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 1 प्रश्न ऐसा था जो कूट मिलाने वाला था, 2 प्रश्न कथन कारण वाले थे और 1 प्रश्न ऐसा था जो एबीसीडी मिलान करने वाला था और क्रम से व्यवस्थित करने वाले 2 प्रश्न थे। तो कुल मिला के प्राचीन और मध्यकालीन भारत से 9 प्रश्न पूछे गए। आधुनिक भारत से 16 प्रश्न आए। 5 क्वेश्चन ऐसे थे कूट वाले थे, 2 कथन कारण वाले थे, 3 प्रश्न ऐसे थे जो ए बी सी डी वाले थे और उनको मिलाना था, 5 प्रश्न व्यवस्थित करने वाले थे, 1 प्रश्न अलग अलग विकल्पों वाला था और वन लाइनर वाले 0 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर के हम कितने तक पहुंचे, 16, 3, 19 से 25 क्वेश्चन हमारे इतिहास से पूछे गए, 25 पूछे गए करंट अफेयर से। टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 50। ओके, फिर भारत के भूगोल से कुल मिला के 10 प्रश्न पूछे गए। 1 प्रश्न था 2 या 2 से अधिक कूट वाला, 5 प्रश्न थे सही विकल्प वाले कि सही विकल्प का सुमेलित करना है, मिलान करना है, 4 एबीसीडी वाले थे, उनको मिलाना था और 1 भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो सीधे वन लाइनर से पूछा गया या अलग अलग तथ्य दिए गए हैं, क्रम से व्यवस्थित करने वाला, इस टाइप का कोई भी प्रश्न नहीं था मेरे भाई। विश्व के भूगोल से 5 प्रश्न पूछे गए, 3 ऐसे थे सुमेलित करने थे, 1 था एबीसीडी वाला, 1 था आपका क्रम व्यवस्थित करने वाला। कुल मिलाकर के बात करें तो 25 + 15 बराबर 65 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद भौतिक भूगोल से 9 प्रश्न पूछे गए। ओके, भूगोल में कुल मिलाकर के 15, 9, 24 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। 2 प्रश्न ऐसे थे 2 से अधिक तथ्यों वाले थे, 4 प्रश्न कारण कथन वाले थे, 1 प्रश्न सही सुमेलित वाला था, 2 प्रश्न मिलान करने वाले थे। कुल मिलाकर के 9 इधर और जोड़ दो, कितने प्रश्न हो गए भैया, 74 प्रश्न बन जाते हैं
करंट अफेयर से, इतिहास से और भूगोल से। और ये बहुत बड़ी बात है, 74 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हो तो 100% मान के चलिए आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, 150 क्वेश्चन 200 नंबर नहीं, सॉरी 100 नंबर तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ 74 75 75 35 17.5 लगभग 90 के आसपास ये रेशियो पहुंचता है, 90 तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट अफेयर्स नहीं तैयार हो रहा है मेरा, करंट अफेयर्स पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। फिर आते हैं अगला सेक्शन देख लेते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। विज्ञान खंड से 2 2 4 9 4 13 प्रश्न पूछे गए। ओके, राज्य व्यवस्था खंड से 21 प्रश्न पूछे गए। 21 में से 8 ऐसे प्रश्न थे 2 पूटो वाले थे, 2 ऐसे मिलानो वाले थे, 4 को अलग अलग सीक्वेंस में रीजन ऑन वो दिया गया था, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। 3 प्रश्न ऐसे थे जो 4 चीजों से मिलाने थे, 1 प्रश्न ऐसा था कूट वाला था, 1 प्रश्न ऐसा था जो अलग अलग उससे परिभाषित होता था, 2 प्रश्न ऐसे थे जो सीधे फैक्चुअल थे। इधर साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फैक्ट बेस्ड वन लाइनर पूछे गए। सामाजिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक विकास से कुल 23 प्रश्न पूछे गए। 10 ऐसे थे जो कंटेम्पररी इशू के, जिसको हम कंटेम्पररी इशू कहते हैं, 2 या 2 से अधिक तथ्यों वाले थे। कथन और कारण वाले प्रश्नों की संख्या 4 थी। उसके बाद सही सुमेलित विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या 0 थी। कूट वाले ABCD वाले प्रश्नों की संख्या 4 थी, सॉरी 5 थी। क्रम से व्यवस्थित करने वाले प्रश्नों की संख्या 3 थी। चारों विकल्प अलग अलग तथ्य वाले 1 थी, और वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन सीधे 1 भी नहीं था। तो राज्य व्यवस्था 23-21 लगभग 40-44 प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर हम इतिहास खंड के 25 प्रश्न ले लें, भूगोल खंड के जो भी पूछे गए कितने कितने 10 5 15 9 कितने 24 प्रश्न। तो अगर कुल मिलाकर के यही 3 सब्जेक्ट का हम रेशियो जोड़ लेना तो भाई हम ऐसे ही प्रीलिम्स पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें एनवायरमेंट से 7 प्रश्न पूछे गए। 1 आपका 2 या 2 से अधिक कारण कथन वाला, 1 ऐसे थे कारण 2 या 2 से अधिक तथ्य कूट वाले, 1 प्रश्न कारण कथन वाला था। उसके बाद मिलान करने वाला 1, बाकी 4 वन लाइनर टाइप के थे। कंप्यूटर से 2 प्रश्न पूछे गए, कृषि से 4 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, विविध दिवस जनसंख्या से 6 प्रश्न पूछे गए। टोटल योग 150 था। अब देखो 51% क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो 51 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कूट वाले हैं। बात समझ में आई ना। अब हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। ये जितना भी डेटा दिया गया है ना, इसका हम पूरा एनालिसिस। 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्ट बेस्ड थे, यानी क्वेश्चन पेपर का अगर हम मोटा मोटा एनालिसिस करें तो व्याख्यात्मक था। आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, आपको सिलेबस की ठीक ठाक अगर जानकारी थी तो आपका प्रीलिम्स हो गया था। हालांकि प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारी आपत्तियां थी। तो अगर पेपर के में उत्तर प्रदेश स्पेशल को छोड़ दें तो सभी प्रश्न टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो सिलेबस में हमारे है उससे प्रश्न नहीं पूछा गया। कंप्यूटर्स के भी 2 प्रश्न पूछ लिए गए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्राचीन भारत के प्रश्नों की संख्या कम रही। प्राचीन भारत से 3 प्रश्न पूछे गए, भौतिक और रसायन विज्ञान से कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे गए। टोटल प्रश्नों की संख्या 13 थी। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना कि हमें कहाँ ज्यादा एफर्ट डालने हैं, कहाँ एफर्ट नहीं डालने हैं। लास्ट 90 डेज हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी दिन आपके पास बचे हुए हैं इन दिनों में हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए 16 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे गए। भारत के भूगोल से टोटल अगर हम भौतिक भूगोल को भी शामिल कर लें 9 और 11 9 लगभग कितने 5 लगभग 15 से 16 प्रश्न पूछे गए, बहुत कम नहीं है। राज्य व्यवस्था से 21 प्रश्न पूछे 24 प्रश्न पूछे गए। आर्थिक सामाजिक विकास से 23 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही रेशियो आपका 70 से 90 क्वेश्चन के बीच बन जाता है। तो अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते, आपने साइंस नहीं पढ़ी, करंट अफेयर्स आपसे भूल हो गई, ठीक है, आपने एनवायरनमेंट पर ज्यादा विशेष फोकस नहीं किया, तो भाई इन्हीं चीजों पर 3-4 सब्जेक्ट है, इनको दबा के पढ़ लो, क्या ही दिक्कत है। और अगर आपका
कॉन्फिडेंस, पेपर करने का स्टाइल, अगर आपने ठीक से काम करना शुरू कर दिया तो 100% मान के चलिए आपका काम हो गया। उसके बाद इस बार 2 या 2 से अधिक दिए गए तथ्यों के आधार पर कूट विकल्प मिला करके, मान लिया 3 दिए गए, 1 2 3, प्रश्न के 3 चीजें दे दी गई, व्याख्या कर दी गई और आपसे पूछा गया 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 2 और 3 सही हैं, सिर्फ 1 और 3 सही हैं। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में बहुत धड़ल्ले से पूछे जाते थे, अब यूपी पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्नों की संख्या 51 थी। बढ़िया चीज थी। अगर 35 से 40 क्वेश्चन भी अगर आपने ये सही कर लिए ना तो 100% मान के चलिए आपका काम हो गया था, ठीक है। 40 और छांटने थे, क्या ही दिक्कत थी। पेपर व्याख्यात्मक किस्म का था, ठीक है, एक्सप्लेन पेपर था। इस तरह के पेपर करने में बहुत दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पेपर आराम से हो जाएगा। जो सीधे उत्तर यानी वन लाइनर टाइप के प्रश्नों की संख्या टोटल 21 थी। कथन और कारण टाइप के जो प्रश्न पूछे गए थे ना, और उनकी संख्या 18 रही। ध्यान देना, 51 + 18। एबीसीडी कूट मिलान वाले टाइप के क्वेश्चन की संख्या 27 थी। कुल मिला के कितने हो गए? 8 8 16 6, हासिल 1 5 1 6 2 8 1 9, 96 क्वेश्चन ऐसे थे कि अगर आप इसमें एफर्ट मारते, आपका सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है, तो ये मान के चलिए आप 75 तक क्वेश्चन तो सही कर ही लेते। आगे बात समझ में। क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाले प्रश्नों की संख्या 16 थी। सही विकल्प सुमेलित करने वाले प्रश्नों की संख्या 13 रही। तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है मेरे भाई। अगर ध्यान दोगे इन चीजों पे, भाई जो भी प्रीलिम्स का एक ऐसा तो है नहीं कि आपने सब कुछ रट लिया। प्रीलिम्स बहुत ज्यादा ट्रेंड पर फोकस करता है, स्ट्रेटजी पे फोकस कर सकता है, एनालिसिस पे फोकस करता है कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया है। भाई आपने सिर्फ किताबें चाटी हैं या आपने प्रीलिम्स के लिए स्पेशल पीवाईक्यू भी किए हैं, पीवाईक्यू को समझा है, कैसे प्रश्न निकालने हैं, कैसे नंबर चोरी करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट खेलते हुए थोड़ा सा बॉल टक करके इधर उधर चली जाती है ना, तो दोनों बैट्समैन क्या करते हैं, दौड़ के रन ले लेते हैं। इसको बोलते हैं रन चुराना, ठीक है। और जितने ज्यादा इस टाइप के रन चुरा लेंगे ना, उतना उनके लिए लास्ट में फायदा होता है। तो उसी तरह आपको एक एक प्रश्न सही करके वो नंबर चुराने हैं, जो 1.25 मिल रहे हैं आपको। बात समझ में आई ना। करंट अफेयर्स में अब वन लाइनर की जगह 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आधार पर कूट वाले विकल्प 16 की सबसे अधिकता थी। क्रम के अनुसार वाले प्रश्न आधुनिक इतिहास, आर्थिक सामाजिक विकास टॉपिक से ज्यादा आए थे। अब आर्थिक एवं सामाजिक विकास से कंटेम्पररी इशू, करंट इश्यूज पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और करंट अफेयर सिर्फ इस बात का नहीं कि आपने 4 महीने तैयारी की थी, आपने 8 महीने तैयारी की थी, तो भैया ये कर लो तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। और 150 क्वेश्चन में आपको 120 से 130 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको 100 से 105, और फिर क्वेश्चन पेपर वेरी करता है। जैसे इस बार ट्रेंड थोड़ा अलग था। अगर इस बार 2024 के पेपर को देखें तो अन्य सालों की अपेक्षा बड़ा अलग पेपर था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई। इसलिए उन बच्चों को जो लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जो भी इस बार के प्रीलिम्स में हुआ है, भाई अपनी भी ज्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है, कि क्या ही हुआ, आयोग की गलती है, जल्दी में रिजल्ट तैयार किया गया, या करप्शन हुआ, क्या कहा जा सकता है जब तक चीजें सामने ना आए, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो उत्तर कुंजी आई 2024 की वो सही नहीं थी। संशोधित उत्तर कुंजी आपको प्रकाशित करनी चाहिए थी आफ्टर रिजल्ट। और उसके अलावा जिन बच्चों के प्रीलिम्स फेल हुए हैं उनके रिजल्ट प्रकाशित कर देने चाहिए, कट ऑफ अंक जारी कर देने चाहिए। ये आयोग को प्रीलिम्स का रिजल्ट देते ही हफ्ते भर के अंदर जारी कर देना चाहिए, ताकि बच्चा नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते समय चीजों का एनालिसिस कर देख सके। आप फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये सारी चीजें जारी करते हैं, तब तक उसका मेंस इंटरव्यू लास्ट लगा होता है और नेक्स्ट प्रीलिम्स आने वाला होता है। तो इस तरह की चीजें आप गड़बड़ करते हो तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो चीजें सही हो जाएंगी। आयोग से ये रिक्वेस्ट भी है। तो इस तरह से करोगे
अगर पेपर को समझोगे, पेपर की प्रकृति को समझोगे, तो ये 100% मान के चलो कि आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी और बहुत सारी चीजों में आप जो बहुत ज्यादा दमखम लगाते हो उतना नहीं लगाना पड़ेगा और बड़े आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि आने वाली चीजों में हमारा एक परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, हम जो क्वेश्चन गलत करके बैठे थे हम वो सही कर ले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो चीजें आपके लिए बड़े आसानी से तैयार हो जाएंगी और आपका काम भी बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।